स्वागत है। आज हम स्रोतों के जरिए एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जो हजारों साल पहले का है। मध्य पाषाण युग या मेसोलिथिक एज। ये वो समय था जब धरती एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज से गुजर रही थी और हमारे पूर्वज उस बदलाव के साथ जीना सीख रहे थे। और ये सीखना कोई मामूली बात नहीं थी। ये इंसान के लचीलेपन और कह सकते हैं जुगाड़ की एक शानदार कहानी है। हमारे पास प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ अंश हैं जो हमें उस युग के लोगों, उनके औजारों और उनकी जिंदगी की एक जबरदस्त झलक दिखाते हैं। तो आज हम इन स्रोतों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10,000 साल पहले के इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग का सामना कैसे किया। उनके वो जो छोटे छोटे औजार थे, उनमें क्या बड़ी बात छिपी थी और उनकी कला हमें उनके दिमाग के बारे में क्या बताती है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, और शुरू करते हैं इस युग के नाम से ही, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण। सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। सही कहा। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मेसोलिथिक है क्या, ये पाषाण युग का कौन सा हिस्सा है। देखिए, मेसोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है। मेसो यानी बीच का और लिथिक यानी पत्थर, तो ये हुआ बीच का पाषाण युग। ये एक तरह का पुल है, पुराने पाषाण युग जिसे पुरा पाषाण कहते हैं और नए पाषाण युग यानी नव पाषाण के बीच का एक ट्रांजिशन का दौर, जो आज से लगभग करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। और ये ट्रांजिशन या बदलाव जरूरी क्यों था? ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त दुनिया में? दुनिया बदल रही थी और बहुत बहुत तेजी से। ये होलोसीन युग की शुरुआत थी। धरती का तापमान बढ़ रहा था, जो विशाल बर्फीली चादरें थीं वो पिघल रही थी, समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा था। ये उस दौर की ग्लोबल वार्मिंग थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगल बदल गए, घास के मैदान फैल गए और जानवरों की दुनिया में भी भारी उथल-पुथल मची। बड़े बड़े जानवर जैसे मैमथ या तो खत्म हो रहे थे या कहीं और जा रहे थे। उनकी जगह ले रहे थे छोटे, ज्यादा फुर्तीले जानवर। मतलब इंसानों के लिए खाने का मेन्यू बदल रहा था, और जब खाने का तरीका बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। यहीं पर मुझे लगता है औजारों की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि इस युग के औजार अचानक पहले से बहुत छोटे हो गए। हाँ, और ये इस युग की सबसे खास पहचान है। इन छोटे पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहते हैं, जिसका मतलब ये है छोटे पत्थर। ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के होते थे। 1 सेंटीमीटर? ये तो नाखून के बराबर हुआ। सुनने में तो ये एक डाउनग्रेड लगता है। बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए तो बड़े भारी भरकम औजार चाहिए होते होंगे। छोटे औजारों से क्या होता होगा? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन यहीं पर उस युग के इंसानों का जीनियस सामने आता है। ये डाउनग्रेड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था। सोच में एक क्रांति थी। उन्होंने महसूस किया कि बड़े जानवरों पर एक बड़ा पत्थर फेंकने से बेहतर है छोटे तेज जानवरों पर सटीक निशाना लगाना, और इसके लिए उन्हें चाहिए थे हल्के, नुकीले और भरोसेमंद औजार। और ये खास तरह के पत्थरों से बनाए जाते थे, है ना? सही कहा। ये चर्ट या चैलसेडोनी जैसे खास पत्थरों से बनाए जाते थे। इन पत्थरों की खासियत यह है कि ये कांच की तरह होते हैं। जब आप इन्हें सही एंगल से मारते हैं तो ये अनुमानित तरीके से टूटते हैं और एक रेजर जितनी तेज धार बनाते हैं। अच्छा, यही गुण इन्हें छोटे सटीक औजारों के लिए एकदम सही बनाता था। तो इन छोटे पत्थरों का इस्तेमाल कैसे होता था? मतलब सीधे हाथ में पकड़कर तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, यही तो असली इनोवेशन है। इन माइक्रोलिथ्स को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट किया जाता था। इन्हें मिलाकर कंपोजिट टूल्स यानी मिश्रित औजार बनाए जाते थे। ये पहली बार था जब इंसान एक सिस्टम बना रहे थे, एक हैंडल जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग ब्लेड फिट हो सकते थे। अरे वाह, ये तो आज के मॉड्यूलर डिजाइन का 10,000 साल पुराना संस्करण है। एक ही हैंडल में आप स्क्रू ड्राइवर भी लगा लें और चाकू भी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। उन्होंने समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और हर हिस्से के लिए सबसे अच्छा समाधान बनाया। कई छोटे तेज माइक्रोलिथ्स को एक लाइन में लकड़ी के टुकड़े में फंसाकर एक मजबूत हंसिया बनाया जा सकता था, जिससे जंगली अनाज काटा जा सके। या फिर एक हड्डी की नोक पर एक नुकीला माइक्रोलिथ लगाकर एक घातक तीर बनाया जा सकता था। इन नए हल्के औजारों से हिरण जैसे तेज भागने वाले जानवरों और पक्षियों का शिकार करना मुमकिन हो गया। ये ब्रूट फोर्स से प्रिसिजन इंजीनियरिंग की तरफ एक बड़ा कदम था। तो ये नई तकनीक, ये हल्के और सटीक औजार,
ये सिर्फ शिकार करने का तरीका नहीं बदल रहे होंगे, इसका असर तो उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ा होगा। क्या इसके कारण वे अलग तरह से रहने लगे, उनकी बस्तियों का स्वरूप बदला? इसका असर हर चीज पर पड़ा। अब वे बड़े जानवरों के झुंड के पीछे हजारों किलोमीटर नहीं भटकते थे। वे एक सीमित इलाके में ही रहते थे, क्योंकि वहीं उन्हें तरह तरह के जानवर, पक्षी, मछलियां और पेड़ पौधे मिल जाते थे। इसलिए उनकी बस्तियां अर्धस्थायी या कह सकते हैं सेमी परमानेंट हो गईं। अच्छा। वे कुछ समय एक जगह रहते, फिर मौसम के हिसाब से कहीं और चले जाते। उनकी बस्तियां गुफाओं में भी मिलती हैं और खुले मैदानों में भी। और उनका खान पान? अब वे सिर्फ बड़े शिकारी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अब बहुत स्मार्ट हो चुके थे। वे शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगली फल, शहद और कंदमूल इकट्ठा करते थे। लेकिन सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इस युग के आखिरी दौर में हमें जानवरों को पालतू बनाने और पौधों की खेती करने के शुरुआती सबूत मिलने लगते हैं। सच में? हाँ, जैसे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जानवरों को पालतू बनाने के कुछ संकेत मिले हैं। मतलब ये कि वे शिकारी संग्राहक से किसान बनने की दहलीज पर खड़े थे। हाँ, ये तो नवपाषाण युग की जो कृषि क्रांति हुई, उसकी नींव रखी जा रही थी। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। नींव रखी जा रही थी, लेकिन शायद उन्हें खुद इसका अंदाजा नहीं था। उनके लिए ये बस अगले मौसम तक जिंदा रहने का एक और तरीका था। ये जानना आकर्षक है कि इतिहास के सबसे बड़े बदलाव अक्सर अनजाने में ही शुरू होते हैं। और बात सिर्फ पेट भरने और जिंदा रहने तक सीमित नहीं थी। स्रोतों में उनकी कलात्मक क्षमताओं का जिक्र है। भीमबेटका, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भारत की अपनी प्रागैतिहासिक आर्ट गैलरी है। उन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो आज भी हमें खींचता है? भीमबेटका की गुफाएं उस दौर का एक टाइम कैप्सूल हैं। भारत में वैसे तो रॉक आर्ट पहली बार 1867 में उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट में खोजी गई थी, लेकिन भीमबेटका जैसा खजाना कहीं नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी गुफा में मशाल की कांपती रोशनी में खड़ी हैं। दीवारों पर आपको लाल और सफेद रंगों से बने चित्र दिखते हैं। एक विशाल जंगली भैंसा जिसके चारों ओर कई लोग भाले लेकर खड़े हैं। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये एक योजना है, एक प्रार्थना है, या शायद एक सफल शिकार की कहानी है जो पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। इन चित्रों में क्या खास है? वे हमें उस समाज के बारे में क्या बताते हैं? ये चित्र उनकी पूरी दुनिया दिखाते हैं। जानवरों को बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। हिरण, भैंसें, बाघ, गेंडे सब हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली बात है, इन हजारों चित्रों में कहीं भी सांप का चित्र नहीं मिलता। ये तो बहुत अजीब है। भारत जैसी जगह पर जहां सांप हर जगह है, उनका न होना तो बहुत कुछ कहता है। हाँ, और ये एक पहेली है। क्या वे सांपों से डरते थे या उनका कोई धार्मिक महत्व था जिसकी वजह से उन्हें चित्रित नहीं किया जाता था? हमें नहीं पता। लेकिन ये चित्र समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। कई चित्रों में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ शिकार करते, जाल बिछाते, मछली पकड़ते और नाचते हुए भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि काम का बंटवारा शायद उतना सख्त नहीं था जैसा हम बाद के समाजों में देखते हैं। एक तरह की बराबरी थी। ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि जिंदा रहने के लिए पूरा समुदाय एक साथ काम करता था। ये सर्वाइवल की लड़ाई थी, जिसमें हर किसी का योगदान जरूरी था। कला के अलावा क्या हमें उनकी मान्यताओं के बारे में, जैसे मौत के बाद की जिंदगी के बारे में कोई जानकारी मिलती है? मिलती है, और बहुत मजबूत जानकारी मिलती है। इस युग के लोग अपने मृतकों को बाकायदा दफनाते थे और कई बार कब्र में खाने पीने का सामान, औजार या गहने भी रखते थे। इन्हें ग्रेव गुड्स कहते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि वे मानते थे कि मौत के बाद भी कोई दुनिया है, कोई सफर है, जिसके लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और स्रोतों में एक बहुत ही अनोखी कब्र का जिक्र है, उत्तर प्रदेश के महादाह से। हाँ, महादाह की वो कब्र, वो पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली की तरह है। वहां एक कब्र में एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया है। क्या वे पति पत्नी थे? क्या यह किसी रस्म का हिस्सा था? हम कभी यकीन से नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा पल है जहां हम 10,000 साल पहले के इंसानों के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये एक कहानी है, प्यार की, दुख की, या किसी ऐसी मान्यता की जिसे हम आज समझ भी नहीं सकते। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, भारत में कौन सी जगह हैं जो हमें इस युग की कहानी सबसे अच्छे से सुनाती हैं? कई महत्वपूर्ण जगह हैं और हर जगह पहेली का एक नया टुकड़ा देती है। सबसे पहले है बागोर, राजस्थान में।
बागोर की खास बात यह है कि ये शायद भारत का वो मेसोलिथिक साइट है जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी है। यहाँ की खुदाई बहुत अच्छे से की गई, जिससे हमें उस दौर की जिंदगी की एक पूरी तस्वीर मिलती है। उनके घर कैसे थे, वो क्या खाते थे, उनके औजार कैसे थे। ये एक तरह की खुली किताब है। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, जिसका जिक्र पहले भी हुआ। हाँ, आदमगढ़ इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हमें जानवरों को पालतू बनाने के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलता है। ये उस पल की गवाही देता है जब इंसान और जानवरों का रिश्ता बदल रहा था। शिकारी और शिकार का रिश्ता अब मालिक और पालतू के रिश्ते में बदलने की शुरुआत कर रहा था। और महादाहा, जहां वो संयुक्त कब्र मिली थी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में महादहा सिर्फ उस कब्र के लिए ही नहीं, बल्कि वहां मिले हड्डी के औजारों और गहनों के लिए भी मशहूर है। वहां हड्डी से बने तीर की नोक और कान के झुमके जैसे आभूषण मिले हैं। ये दिखाता है कि वे सिर्फ जरूरत के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को सजाने संवारने के लिए भी चीजें बना रहे थे। उनमें सौंदर्य की समझ विकसित हो चुकी थी। स्रोतों में मिट्टी के बर्तनों का भी जिक्र है, जो कहते हैं कि ज्यादातर जगहों पर नहीं मिलते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शिकारी संग्राहक जो हमेशा घूमते रहते हैं, उन्हें मिट्टी के बर्तनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे भारी होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। सही बात है। लेकिन गुजरात में लंगनाज और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कैमूर क्षेत्र में हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इसका मतलब है कि इन जगहों पर लोग शायद ज्यादा समय तक टिककर रह रहे थे। यही इसका सबसे बड़ा संकेत है। जब आप एक जगह ज्यादा समय तक रहते हैं, तभी आपको अनाज या पानी जैसी चीजें जमा करके रखने के लिए बर्तनों की जरूरत महसूस होती है। यह स्थायी जीवन की ओर एक और कदम था। यह नवपाषाण क्रांति की आहट थी। तो इन सभी बातों का, इन सभी सुरागों का क्या मतलब निकलता है? इस कहानी का सार क्या है? इसका सार यह है कि मध्य पाषाण युग सिर्फ एक बदलाव का दौर नहीं था। यह इंसानी अनुकूलन और नवाचार की एक असाधारण कहानी है। ये वो समय था जब पर्यावरण ने हमारे पूर्वजों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती फेंकी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे और बेहतर औजार बनाकर, अपने समाज को ज्यादा लचीला बनाकर और कला के जरिए खुद को अभिव्यक्त करके उस चुनौती का सामना किया। और इसी दौर ने उस कृषि क्रांति की जमीन तैयार की जिसने आगे चलकर इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो पुल था जिसने शिकारी संग्राहक जीवन को किसान के जीवन से जोड़ा। हाँ, बिना मध्य पाषाण युग के इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नवाचारों के नवपाषाण क्रांति शायद कभी होती ही नहीं, या उसका रूप कुछ और होता। आज जब हम खुद जलवायु परिवर्तन और एआई जैसी नई तकनीकों के दौर में जी रहे हैं, तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि 10,000 साल पहले हमारे पूर्वज भी एक बड़ी पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौती का सामना कर रहे थे। उन्होंने छोटे, ज्यादा कुशल औजार बनाकर और अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदलकर इसका सामना किया। ये गहरा संबंध है। इतिहास में बार बार दिखाता है कि इंसान हमेशा से चुनौतियों का सामना करते आए हैं और उनका हल निकालने की क्षमता रखते हैं। ये इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या इतिहास हमें आज की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई सबक दे सकता है? शायद जवाब आज भी उन्हीं दो चीजों में छिपा है, नवाचार और अनुकूलन। पर सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पूर्वज छोटे और अधिक कुशल औजारों की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या आज हम बड़ी और अधिक जटिल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़कर सही रास्ते पर हैं? या फिर असली समाधान, जैसा कि उन्होंने खोजा था, कभी-कभी चीजों को सरल बनाने में होता है?